Hello everyone. So today we are going to start with section number 161. Section 161 is for what? Section 161 says appointment of additional director, alternate director, a director to fill casual vacancy and a nominee director. So इन सभी directors का appointment किस तरीके से होगा उस चीज़ का हमें कहाँ पता चलेगा? सेक्शन 161 में दिया होगा. सेक्शन 161 एक एक्सेप्शनल सेक्शन जैसा है जहाँ पर हमें वैसे जितना पता है कि जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो जनरल मीटिंग के अंदर होता है, लेकिन ये वाले सेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है. यहाँ पर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को. सो कौन से डायरेक्टर्स को? एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी एंड कैजुअल वैकेंसी. तो अगर आप इसी सीक्वेंस में इसको याद करोगे तो आपको सब सेक्शन भी याद हो जाएगा. एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, देन यू हैव द नॉमिनी डायरेक्टर एंड देन यू हैव द कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने के लिए. ठीक है. सो अगर इसको आपको और एक और तरीका मैं बता सकती हूँ सब सेक्शन याद करने का कि एडिशनल और ऑल्टरनेट में से अगर आप देखोगे, आप इसको ना अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लो और जो फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी है उसको आप सिर्फ वैकेंसी से याद कर लो, तो आपका ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ जाएगा. तो सब सेक्शन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सबसे पहले एडिशनल आ जाएगा, फिर ऑल्टरनेट आ जाएगा, फिर आपका नॉमिनी आ जाएगा एंड देन वैकेंसी आ जाएगा, मतलब फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी. ठीक है. सो ये सेक्शन 161 में दिया हुआ है. सेक्शन 161 में सबसे पहला कौन सा सब सेक्शन है? 1, विच सेज एडिशनल डायरेक्टर. So section 161 subsection 1 of the act provides for the appointment of additional director. According to this section, the articles of a company may confer on its board of directors the power to appoint any person as an additional director at any time. सो ये पावर किसने दी है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने अगर कोई पावर दी हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी एडिशनल डायरेक्टर्स को किसी भी टाइम. तो एओए में पावर दी होनी चाहिए टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स. ठीक है. सेकेंड, अ पर्सन who fails to get appointed as a director in a general meeting cannot be appointed as an additional director. जो बंदा जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो पाया क्योंकि वो कुछ क्वालिफिकेशंस मैच नहीं करोगे या फिर उसको किसी भी वजह से मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग. अब क्या उसको हम पीछे के दरवाजे से अंदर कंपनी में डायरेक्टर बना सकते हैं थ्रू सेक्शन 161? नो. इसीलिए लॉ में लिख दिया गया कि जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हुए तो बोर्ड मीटिंग में भी अपॉइंट नहीं हो पाओगे. ठीक है. थर्ड पॉइंट, एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर. तो इसमें क्या लिखा है कि टेन्योर कितना होगा? एडिशनल डायरेक्टर को आप कभी भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन उसका टेन्योर कब तक होता है? नेक्स्ट एजीएम तक टेन्योर होता है. पर अगर एजीएम ड्यू डेट पर नहीं हुई तो क्या जब तक एजीएम नहीं होगी हम उसको डायरेक्टर बनाए रखेंगे? एडिशनल डायरेक्टर बनाए रखेंगे? नहीं. तो जब तक एडिशनल डायरेक्टर की जब तक एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर है दैट इज़ एजीएम तक, तो एजीएम या तो टाइम पर हुई होगी या नहीं हुई होगी. तो एजीएम अगर टाइम पर हो गई तो ओके है, उस दिन उसकी टेन्योर ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर एजीएम ड्यू डेट पे नहीं हुई तो ड्यू डेट ऑफ द एजीएम इज़ द लास्ट डेट जब तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है. ठीक है. विद अ व्यू टू मीट द अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट. अब आपको यहाँ पर रीज़न पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया गया. So with a view to meet the urgent requirements of the management, the board of directors is empowered to appoint any person as an additional director at any time, if such power is granted by the articles. The notable point is that it is not section 161 subsection 1 but the articles which confer such power. तो ये पावर 161 subsection 1 की वजह से नहीं मिल रही है, ये पावर आर्टिकल्स की वजह से मिल रही है क्योंकि सेक्शन 161 में बोला हुआ है कि आपके आर्टिकल्स में अगर ये पावर दी हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तभी ऐसा किया जा सकता है. The person to be appointed as additional director should possess DIN क्योंकि ये primary requirement होती है and must not be the person who failed to get appointed in the general meeting. This brings to the force the power of shareholders, that is any person discarded as a director at the general meeting by the shareholders cannot be appointed by the board of directors through the back door entry.
Further, an additional director is not a retiring director. Therefore, the appointment as regular director requires that the provisions of section 160 are followed. So, इसमें बताया हुआ है कि एडिशनल डायरेक्टर जो होता है वो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता है, इसीलिए आपको जैसे आप रेगुलर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो प्रोविजंस फॉलो करते हो सेक्शन 160 वाले, तो वही सेक्शन 160 वाले प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे इन केस ऑफ अपॉइंटिंग एन एडिशनल डायरेक्टर. ठीक है. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर की बात करते हैं. द टर्म ऑफ एडिशनल ऑफ डायरेक्टर इज लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ ensuing AGM, मतलब होने वाली just AGM. Even if the AGM is not held on the last due date, the term ends there itself and it cannot be extended to a date when the AGM in actuality shall be held in the future after its due date. मतलब maximum जो है वो due date तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा exceed नहीं कर सकता. Alternate Director Section 161 subsection 2. Section 161 subsection 2 of the Act provides for the appointment of alternate director. According to this section, the board of directors of a company may, if so authorized by the articles or by a resolution passed by the company in the general meeting. तो यहाँ पे दो चीज़ें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने पावर दी हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया हो, तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए हु इज़ ऑलरेडी होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी. तो अगर कोई बंदा ऑलरेडी डायरेक्टर है कंपनी के अंदर या फिर वो किसी और डायरेक्टर की प्लेस पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना हुआ है, तो क्या आप उस बंदे को फिर से किसी और डायरेक्टर की प्लेस पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना पाओगे? नहीं, क्योंकि जब बंदा खुद ही डायरेक्टर है तो आप एक तरीके से उसको खुद की प्लेस पर भी रख रहे हो और दूसरे डायरेक्टर की प्लेस पर भी रख रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल. या फिर बंदा ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, मतलब वो ए का भी ऑल्टरनेट है और बी का भी ऑल्टरनेट है, तो दो पर्सनस का एक ही ऑल्टरनेट कैसे हो सकता है? तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर उसको पावर दी है एओए के थ्रू या फिर जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया है, तो आप एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या फिर कंपनी के अंदर किसी और डायरेक्टर की प्लेस पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर है. ठीक है, तो वो एक्ट करेगा एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन 3 months फ्रॉम इंडिया. अगर कोई डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया हुआ है 3 महीने या फिर 3 महीने से ज़्यादा के लिए, तभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है. ये नहीं कि 1 महीने की छुट्टी पे कर गया है तो आपने ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, नहीं, एटलीस्ट 3 महीने के लिए वो इंडिया से बाहर गया हुआ है, इसीलिए आप उसकी प्लेस पर किसी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो. No person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provisions of this act. तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन को आप अपॉइंट नहीं कर सकते एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर की तरह आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते. किसकी प्लेस पर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा के लिए बाहर गया हुआ है इंडिया से, तो उस केस में आपको एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट बन रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्लेस पर. तो क्या आप किसी को भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना दोगे? नहीं, आप इंडिपेंडेंट के बदले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हो. An alternate director shall not hold office for a longer period than that permissible to the original director in whose place he has been appointed and shall vacate the office if and when the original director returns to India. अब आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर है तो आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर आपकी प्लेस पर तभी तक तो रह सकता है ना जब तक आप अलाउड थे. तो जैसे ही आपका रोल ख़त्म उसका भी रोल ख़त्म, या आप वापस आ गए तो अब आप वापस आ गए तो आपको ऑल्टरनेट डायरेक्टर की क्या ज़रूरत. तो इसीलिए लिखा हुआ है कि उसका पीरियड तभी तक होता है जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ गया तो तभी तक रहेगा. If the term of office of the original director is determined before he so returns to India, ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया नहीं आया और उसका टर्म ख़त्म हो गया है,
तो any provision for the automatic reappointment of the retiring directors in default of another appointment shall apply to the original and not to the alternate director. ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापस नहीं आया लेकिन उसका टेन्योर खत्म हुआ और वो वापस से रीअपॉइंट होता है, तो वो रीअपॉइंटमेंट ओरिजिनल डायरेक्टर का होगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का नहीं होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट तो ओरिजिनल की ही प्लेस पर था, तो सारे प्रोविजन तो ओरिजिनल पर ही लगेंगे. The power to appoint an alternate director rests with the board of directors. However, such power must be conferred by the articles or by a resolution passed at the general meeting. An alternate director is appointed in place of a regular director who has gone out of India. तो जब इंडिया से बाहर जाता है तभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, और इंडिया से बाहर जाने के लिए भी एटलीस्ट 3 महीने के लिए गया होना चाहिए. The period of absence of such original director from India must be minimum 3 months or more. A short absence of less than 3 months does not entitle the board to appoint an alternate director. Such proposed alternate director should also possess a din. भाई डायरेक्टर तो है ना, चाहे alternate ही क्यों ना है, तो दिन तो चाहिए ही. A person selected for appointment as alternate director must not be the one who is holding any alternate directorship for any other director in the company. In other words, a person who is already an alternate director in the company cannot hold another alternate directorship in that company. Further, the selected person must also not be a director in the same company. Thus, a person already a director cannot be the alternate director at the same time in the same company, but a person holding directorship in any other company can be considered for the appointment as an alternate director. So basically, अगर आप किसी और कंपनी के डायरेक्टर हो, तो आप सपोज कंपनी X के डायरेक्टर हो, तो कंपनी Y में आप किसी और डायरेक्टर की प्लेस पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकते हो. ठीक है. Further, the selected person must also not be a director in the same company. Thus, a person already a director cannot at the same time be an alternate director in the same company, but a person holding directorship in any other company can be considered for appointment as the alternate director. However, for considering the maximum number of directorships of a person under section 165, the alternate directorship shall also be counted. So, जब हमने section 165 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि maximum number of directorships कितनी हो सकती है 20 कंपनीज में, और उसमें वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि including the alternate directorships. तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है. Thus, a fresh alternate directorship should be taken up by the person concerned only if his already holding of regular as well as alternate directorships does not exceed the maximum limit, which is 20. Further, he should not be disqualified to hold the office of a director, matlab section 164. In case the original director is an independent director and he leaves for a place outside India for 3 months or more, the person who is to be appointed in his place as an alternate director must be qualified to be appointed as an independent director. In other words, the status of independence as well as the other requisites of an independent director must form part of such alternate director who is tipped for appointment in the absence of an independent director. Would-be alternate director is not exempted from furnishing his consent to act as a director. So, जो हमने DIR 2 पढ़ा था, जब हमने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी डायरेक्टरशिप के लिए आप अपॉइंट हो रहे होते हो तो आपको रिटर्न कंसेंट देनी पड़ती है DIR 2 फाइल करके. तो वही चीज़ दी हुई है कि जो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप के लिए भी अपॉइंट हो रहा है तो उसको भी DIR 2 देना पड़ेगा. ऐसी कोई एग्जेम्पशन हमने उसको नहीं दी है. सो देयरफॉर ही मस्ट फर्निश हिज कंसेंट इन DIR 2 टू द कंपनी ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, एंड इन टर्न कंपनी क्या करेगी, इस कंसेंट को ROC को फाइल कर देगी टू द ROC विद in which form in DIR 12. So, DIR 2 will be given by the proposed to be the alternate director to the company, and this information will be given by the company to the ROC in form DIR 12. Term of office of the alternate director.
The term of office of an alternate director coincides with the permissible term applicable to the original director, in whose place he has been appointed. Thus, the term shall not be longer than the term which is permissible to the original director, and as soon as the original director ceases to be a director, जैसे कि उसकी डेथ हो गई या कुछ भी है, जैसे भी उसका टर्म खत्म होगा वैसे ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी टर्म खत्म हो जाएगा. ही विल फॉलो हिज स्टेप्स एंड इज रिक्वायर्ड टू वेकेट द ऑफिस. Further, the alternate director shall vacate the office immediately on the return of the original director to India. जब ओरिजिनल आ गया तो उसकी परछाई का कोई यूज़ ही नहीं है. जब ओरिजिनल आ गया तो उसकी परछाई चली जाएगी, उसका ऑल्टरनेट चला जाएगा. ठीक है. It may happen that the term of original director expires while he is still outside India. In such a case, the provisions relating to the automatic deemed reappointment here, as envisaged in section 152 subsection 7 clause B, shall apply to the original director and not to the alternate director appointed in his place. Thus, the original director and not the alternate director shall be deemed to be reappointed at the adjourned AGM if the company does not appoint another person on the expiry of the term. So, ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह किसी को अपॉइंट करना था, लेकिन मीटिंग के अंदर भी ऐसा नहीं हो पाया, एडजॉर्न मीटिंग में भी नहीं हो पाया अपॉइंटमेंट, तो उसके में जो रीअपॉइंटमेंट होता था रिटायरिंग डायरेक्टर की प्लेस पर, वो किसका हो जाएगा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ओरिजिनल वाले का हो जाएगा एंड नॉट ऑफ दी ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ठीक है. अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर बाय द ओरिजिनल डायरेक्टर. क्या ओरिजिनल डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है? तो द ओरिजिनल डायरेक्टर हु इज लीविंग टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया कैन नॉट हिमसेल्फ अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन हिज प्लेस. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने या फिर जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है जिससे कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी है. तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी है तो डायरेक्टर्स खुद तो नहीं कर सकता ना. हमने फर्स्ट सेशन में भी ये चीज़ पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड मिलके लेता है, इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं ले सकता, ये हमने पढ़ा था. ठीक है. तो उसी की बेसिस पर आपको याद होगा कि ओरिजिनल डायरेक्टर जो है, और यहाँ पर बोर्ड वर्ड लिखा है, तो बोर्ड को पावर दिए तो बोर्ड का मतलब होता है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, कलेक्टिव पर्सन्स, सारे के सारे डायरेक्टर्स. सो इसमें सिर्फ सिंगल डायरेक्टर नहीं ले सकता क्योंकि वर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा है. द ओरिजिनल डायरेक्टर हु इज लीविंग टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया कैन नॉट हिमसेल्फ अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन हिज प्लेस. It is the board which shall make the appointment because the authority for such appointment vests in the board. Following example will make the situation very clear. Example क्या है? Mr. Q, a director of PQR Limited, proceeding on a long foreign tour जिसका period जो है वो exceed कर रहा है 3 months से. Appointed Mr. Y as an alternate director to act for him during his absence. The articles of the company provide for the appointment of alternate directors. Mr. Q claims that he has the right to appoint the alternate director. Advice karo. So, under section 161 subsection 2, the board of directors of a company may, if so authorized by its articles or by a resolution passed by the company in the general meeting, appoint a person not being a person holding any alternate directorships for any other director in the company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for a director during his absence for a period of not less than 3 months from India. From the above provision, it is clear that the authority to appoint the alternate director has been vested in the board of directors only, and that too subject to the empowerment by the articles or the resolution passed by the company in the general meeting. Therefore, Q is not authorized to appoint any alternate director and the appointment of Mr. Y is not valid. ठीक है. तो अब 2 हमारे हो चुके हैं subsections. Now आता है 3. Nominee director. Section 161 subsection 3 of the Act provides for the appointment of nominee director. According to this section, subject to the articles of a company, the board may appoint any person as a director nominated by any institution in pursuance of the provisions of any law for the time being in force or of any agreement or by the central government or state government by virtue of its shareholding in a government company. So, इसमें बोला है subject to the articles of the company. बोर्ड के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्सन को. कैसे? एज अ डायरेक्टर. जिसको किसने नॉमिनेट किया है? किसी भी इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट किया है जिसको किसी लॉ के तहत, कोई प्रोविजंस के तहत पावर दी गई है. ठीक है. या फिर कोई अग्रीमेंट हुआ है या फिर पावर दी है सीजी ने, एसजी ने, या फिर सीजी एसजी अपॉइंट कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है. ठीक है.
तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, सबसे पहली लाइन आ गई आर्टिकल्स के सब्जेक्ट में, मतलब आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए, क्या पावर दी होनी चाहिए टू द बोर्ड कि वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी डायरेक्टर को जिसको किसने नॉमिनेट किया है, किसी इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट किया है, या फिर किसी लॉ के तहत ऐसा हो रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट कर रही है, या फिर कोई अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। सिंपली स्टेटेड, अ नॉमिनी डायरेक्टर इज नॉट लाइक एनी अदर डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर्स जो और होते हैं उनकी तरह नहीं होता है। ही रिप्रेजेंट्स द बॉडी विच मेक्स हिज नॉमिनेशन, वो उस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसने उसको नॉमिनेट किया है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी। Whenever a company obtains the financial assistance from some financial institution or bank, such institution invariably nominates its representative for safeguarding its interest till the loaned amount is completely repaid. The nominee director is expected to ensure that the terms of loan agreements are religiously complied with all the time by the company which has been granted financial assistance. The board of directors, subject to the articles is empowered to appoint a nominee director, and the shareholders cannot intervene or interfere with such appointment. Further, by virtue of its shareholding in a government company, the central government or the state government may also nominate a person for appointment as a nominee director, and the board shall have to follow the suit without any hindrance on its part. आई होप इट इज़ क्लियर कि जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कोई और बॉडी या इंस्टीट्यूशन करता है और वो उस बॉडी और इंस्टीट्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जो फंक्शंस होते हैं या जो वो उसकी डायरेक्टरशिप होती है वो बाकी डायरेक्टर्स की तरह नहीं होती, वो सिर्फ अपनी बॉडी या इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसने उसको अपॉइंट किया है एज द डायरेक्टर इन दी कंपनी। तो इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर उनको आर्टिकल्स ने पावर दी है तो वो नॉमिनी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें शेयर होल्डर्स को भी हिंड्रेंस नहीं डाल सकते, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कैजुअल वैकेंसी पर। सेक्शन 4, सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 of the act provides for the appointment of director in casual vacancy. कैजुअल वैकेंसी के केस में सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 लगता है, तो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है in case of casual vacancy according to this section if the office of any director appointed by the company in the general meeting. So सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डायरेक्टर है जिसका अपॉइंटमेंट किया गया था बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, उसका ऑफिस विकेट हो जाता है उसके टर्म एक्सपायर होने से पहले, ठीक है। उस डायरेक्टर का टर्म एक्सपायर होने से पहले उस डायरेक्टर का ऑफिस विकेट हो जाता है। कौन से डायरेक्टर का ऑफिस विकेट हो जाता है? उस डायरेक्टर का जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था जनरल मीटिंग के अंदर। तो जो रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी है उसको आप किससे फिलअप करवाओगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फिलअप कराओगे, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ और लिखा है तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात मानी जाएगी। मतलब अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने लिखा है कि एक ही डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, फिलअप करेगा कैजुअल वैकेंसी को, तो वो एक ही डायरेक्टर फिलअप करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, अगर कुछ नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, लेकिन अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा है तो आर्टिकल्स को आपको मानना पड़ेगा। सो क्योंकि आप यहाँ पर वर्ड पढ़ोगे, मैं आपको पूरी लाइन पढ़ के बताती हूँ फिर इंटरप्रेट करेंगे। इफ़ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर, वो डायरेक्टर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग इज़ विकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर्स इन द नॉर्मल कोर्स, द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी में in default of and subject to any regulations in the articles of the company be filled up by the board of directors। तो डिफ़ॉल्ट में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा या लिखा है तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिल करेंगे एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड विच शैल बी कॉन्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। तो बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड फिलअप कर देगा कैजुअल वैकेंसी को, लेकिन जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होने वाली है जस्ट आफ्टर द अपॉइंटमेंट, दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स। अब मैंने इस पर काफ़ी चीज़ों पे फोकस किया, आपने ध्यान दिया होगा। पहला तो मैंने फर्स्ट लाइन पे बहुत फोकस किया कि वो डायरेक्टर जिसका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है, कंपनी ने किया है इन दी जनरल मीटिंग, तो उसी केस में हो सकता, तो आपने ध्यान दिया होगा इस चीज़ पर। मैंने फोकस किया किस चीज़ पर, कि अगर ऑफिस किसी डायरेक्टर का वेकेट होता है, कौन से डायरेक्टर का वेकेशन, जिसको अपॉइंट किया गया था कंपनी ने जनरल मीटिंग में, सो अगर किसी और डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट होता है जिसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं किया हुआ, तो क्या कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजन लगेगा? नहीं लगेगा,
ठीक है, इसलिए दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली एक बात लिखी हुई थी, डिफ़ॉल्ट तो किसको है, मतलब डिफ़ॉल्ट इन डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मानो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिलअप करेंगे और उसका फिर अप्रूव करवा लेंगे बाय द मेंबर्स इन दी इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। लेकिन अगर सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशंस इन दी आर्टिकल्स, अगर रेगुलेशंस कोई दे रखी हैं आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में, तो हम उसकी बात मानेंगे। ठीक है, तो दिस वॉज इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई आई फोकस्ड अ लॉट ऑन दीज वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, any person so appointed shall hold the office only up to the date. So any person so appointed shall hold the office only up to the date up to which the director in whose place he is appointed would have held the office if it had not been vacated. So जिस डायरेक्टर की वैकेंसी को उसने फिल अप किया है, उस डायरेक्टर का जो बचा कुचा टर्म था, रिमेनिंग टेन्योर था, उसी टाइम के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, द अबव प्रोविजंस आर डिस्कस्ड एज अंडर। द टर्म कैजुअल वैकेंसी मीन्स अ सडन हैपनिंग, that is something which happened by chance or unexpectedly or unforeseen but not by a flux of time। कि टेन्योर ही ख़त्म हो गया, उसके बाद वैकेंसी अराइज हुए, तो वो फ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से हुआ है कि टेन्योर खत्म हो गया। ये कोई अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं था, ये तो हमें पता ही था कि 5 साल हो जाएंगे, टेन्योर खत्म होगा तो डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ में आपका वैकेंसी का प्रोविजन नहीं लगता। वैकेंसी का प्रोविजन तब लगता है जब अनएक्सपेक्टेडली हो गया। कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजन कब लगता है, जब अनएक्सपेक्टेडली हो गया, सडन हैपनिंग हुई है, उस टाइम पर। फ्लक्स ऑफ टाइम इज नॉट casual vacancy. So the term casual means a sudden happening, that is something which happened by chance or unexpectedly or unforeseen but not by a flux of time. A casual vacancy results when the office of any director appointed in the general meeting is vacated before the expiry of his term in the normal course. ठीक है, दिस इज नॉट द वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, की डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हुआ, टाइम रिटायरमेंट का टाइम आ गया इसीलिए हुआ है, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट द वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, इट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर फैक्टर्स दैट आर नॉट लिंक्ड विद द रिटायरमेंट, लाइक अकरेंस ऑफ डेथ हो गया, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, टेंडरिंग ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल हो गया, तो ये सारे आपके कैजुअल वैकेंसी के रीजंस होते हैं। Further, in this case, the term of office of the director because of which the casual vacancy is created does not get expired in the normal course. ठीक है, अगर नॉर्मल कोर्स में एक्सपायर हो रहा था उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वैसे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है उसकी बात हो रही है। A vacancy which was created due to the fact that the elected director declined to assume the office after his appointment at the general meeting cannot be said to result in a casual vacancy। कि हमने किसी डायरेक्टर को इलेक्ट किया लेकिन उसने ऑफिस अज्यूम करने से मना कर दिया, तो उसको हम वैकेंसी नहीं बोलते, क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर होता है या ऑफिस को अज्यूम करना, मतलब अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर होता है ना, वो तब पूरा होता है जब 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं? पहला, अपॉइंटमेंट हुआ, प्रोसीजर पूरा फॉलो हुआ, उस डायरेक्टर ने अपनी कंसेंट दी, और तीसरा उसने ऑफिस अज्यूम किया। तो जब तक ऑफिस अज्यूम नहीं किया तो मानेंगे ही नहीं कि अपॉइंटमेंट हुआ था। सो अ वैकेंसी विच वॉज क्रिएटेड ड्यू टू द फैक्ट दैट द इलेक्टेड डायरेक्टर डिक्लाइंड टू अज्यूम द ऑफिस आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एट द जनरल मीटिंग कैन नॉट बी सेड टू रिजल्ट इन द कैजुअल वैकेंसी। In such a case, when there was no assumption of office by the director, how can he vacate it? जब ऑफिस को अज्यूम ही नहीं किया तो वेकेशन कैसा? ठीक है, thus there arises no casual vacancy. I hope this is clear. Section 161 subsection 4 does not require the articles should expressly empower the board of directors for filling the casual vacancy. ऐसा नहीं लिखा section 161 subsection 4 में कि casual vacancy fill up करने के लिए board को power कौन देगा, articles ही देंगे, ऐसा नहीं लिखा। Section 161 subsection 4 does not require that the articles should expressly empower the board of directors for filling the casual vacancy. When a casual vacancy occurs, it shall be filled up by the board at its meeting by passing a resolution and not otherwise. ठीक है, तो जब भी कैजुअल वैकेंसी अकर होगी तो उसको फिलअप कौन करेगा, बोर्ड ही करेगा, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एंड नॉट अदरवाइज। द वैकेंसी सो फिल्ड अप बाय द बोर्ड शैल बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स एट द सब्सिक्वेंट और इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग।
ठीक है. It is to be noted that where the articles contain any regulations as regards filling of casual vacancy, जब भी articles में कुछ ऐसे regulations दिए हुए हैं of filling of casual vacancy, they need to be followed by the board, but the subsequent approval of such filling of vacancy by the members in the immediate next general meeting is a must. तो जो ये requirement है ना कि board को fill up करनी है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दी आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स में अगर कुछ और लिखा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी कर लो आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा बाय दी मेंबर्स. As we have noticed, the casual vacancy arises when any director appointed in the general meeting vacate his office before the expiry of his term. Thus, such appointment of the director who the casual vacancy is filled up by the board and subsequently approved by the members in the immediate next general meeting, the matter ends there. तो या तो जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट ही हो रहा था या फिर अप्रूव करवा दिया बोर्ड ने अपॉइंट करके. Subsequently, if the casual vacancy so filled is again vacated due to some casual occurrence, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, कैजुअल वैकेंसी जो फिलअप की थी वो फिर से कुछ कैजुअल अकरेंस होने की वजह से वेकेशन हो जाता है, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि वो कैजुअल वैकेंसी हुई है, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी तब कही जाती है जब अपॉइंटमेंट हुआ था किसी डायरेक्टर का इन द जनरल मीटिंग. पर यहाँ तो अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में नहीं हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है तो हम ये नहीं कह सकते कि कैजुअल वैकेंसी हुआ है. So subsequently the casual vacancy so filled is again vacated due to some casual occurrence, then it cannot be said to be a casual vacancy because it arose against an appointment which not made in the general meeting. Such type of vacancy needs to be filled up by the board only by appointing an additional director. क्योंकि उस जगह पर आपको एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेगा, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. ये नहीं कह सकते कि कैजुअल वैकेंसी हो गई है तो फिर से कर रहे हो. यही टाइप की वैकेंसी फिलअप तो बोर्ड ही करेगा, लेकिन कैसे करेगा, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करके. डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी इज नॉट अ कैजुअल डायरेक्टर. कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, आप उसको कैजुअल डायरेक्टर नहीं बोलते, उसके पास सारी की सारी वही पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिस डायरेक्टर की प्लेस पर वो अपॉइंट किया गया है. एक्सेप्ट दैट जहाँ पर भी अर्लियर डायरेक्टर जो था वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर था, उसके इंटरेस्ट को आप अटैच नहीं कर सकते टू द न्यू डायरेक्टर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी. ऑब्वियस सी बात है, हर एक डायरेक्टर की अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं जो उसको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, तो सबके लिए वो डिफरेंट होते हैं, तो सेम नहीं हो सकते तो ऑब्वियसली बात है दोनों में डिफरेंस होगा. तो यही चीज़ बोला कि उसके लिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर वो किस ट्रांजैक्शन में किस पार्टीज़ में इंटरेस्टेड था वो अलग होंगे, जो सेक्शन 184 से लिंक है. तो सेक्शन 184 पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मेन मीनिंग समझ आएगा. वैसे मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है. तो यहाँ पर यही बोला है कि उसके इंटरेस्ट को छोड़कर बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पावर सब सेम रहेंगी जैसे ओरिजिनल वाले को थी. ये कैजुअल डायरेक्टर नहीं बोला जाता, सारी चीज़ें वैसी ही रहती हैं. ठीक है. इन केस अ कंपनी has appointed a women director because of the statutory requirement and an intermittent vacancy is created in the office of such women director. विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया था. ठीक है, क्यों किया था, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बन रहे थे, या तो आप लिस्टेड कंपनी थे या फिर आपकी पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ थी या फिर आपकी टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 300 करोड़ थी, तो आपने विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया बिकॉज देयर वाज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. और यहाँ पर अब क्या हो गया, इंटरमिटेंट वैकेंसी हो गई है उसके ऑफिस में, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करना पड़ेगा. कब तक, हम पढ़ चुके हैं इसको कि जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रही है या फिर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर, आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ता है. ठीक है, फिलअप करनी पड़ती है वैकेंसी. सिमिलर इज द केस विद एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुज इंटरमिटेंट वैकेंसी मस्ट बी फिल्ड अप. सेम, उसका भी सेम ही प्रोसीजर है. प्रोसीजर के सेम ही टाइम लिमिट है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर, तो सेम ही चीज़ है दोनों के लिए. हाउएवर देयर इज नो सच अर्जेंसी सो फार एज फिलिंग ऑफ एनी कैजुअल वैकेंसी इज कंसर्न्ड, दैट इज नॉट ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. आपको नहीं करना पड़ेगा. कब नहीं करना पड़ेगा, जब रिक्वायरमेंट जो वुमेन डायरेक्टर की वो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट, और आपकी कंपनी में 2 वुमेन डायरेक्टर थी, तो एक तो अभी भी रहेगी ना, चाहे वैकेंसी हो भी गई तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी वैकेंसी फिलअप करनी है. या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए थे, जो भी आपकी क्लास ऑफ कंपनीज है लिस्टेड है वो में देगा, इसलिए मैं नंबर नहीं बोल रही हूँ. जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी आपके कंपनी में मिनिमम उतने हैं, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी वैकेंसी को फिलअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है. सो मैं एक बार फिर से पूरा पैराग्राफ रीड कर देती हूँ. इन केस अ कंपनी हैज़ अपॉइंटेड अ विमेन डायरेक्टर because of statutory requirement and an intermittent vacancy is created in the office of such women director, so the board
shall fill such vacancy, casual vacancy at the earliest but not later than the immediate next board meeting or 3 months from the date of creation of such vacancy, whichever is later. Similar is the case with an independent director whose intermittent vacancy must be filled at the earliest but not later than the immediate next board meeting or 3 months from the date of occurrence of such vacancy, whichever is later. However, there is no such urgency so far as filling of any other casual vacancy is concerned, that is not of a woman director or of an independent director, because if the board of director feels that the affairs of the company can be managed without appointing anybody, then the board can postpone such appointment. Term of office of a director appointed to fill casual vacancy, क्या term रहेगा? So the term of office of a director appointed to fill a casual vacancy continues till such time up to which the term of the director because of whom the casual vacancy was created would have continued. जब तक वो continue करता तभी तक का है. Thus, the person filling the casual vacancy shall hold office up to the date up to which the director in whose place he is appointed would have continued in the office, which in other words means up to the unexpired term of such director. The continuation clause is applicable because of the proviso mentioned under section 161 subsection 4, but for the application of this continuation clause, the appointment made by the board needs to be approved by the members in the immediate next general meeting. सो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा मेंबर्स का इन दी नेक्स्ट जनरल मीटिंग. आई होप यू लाइक्ड दिस सेक्शन 161 एंड दी टेक्निक कि आप सब सेक्शन भी याद कर सकते हो. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लियर इट अप. सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी आउट. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.